Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study. ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1708 सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और जितने भी टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 170 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम यह केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। नमामि गंगे, देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा कि सही है या गलत है, ठीक है। यहाँ सी और डी स्टेटमेंट में से कुछ पता चल रहा है, लेकिन इसका उत्तर तभी सही होगा जब आपको पता होगा इसके बारे में। तो नमामि गंगे कार्यक्रम वर्ष 2014 का है, वर्ष 2014 का है, तो ये तो सही नहीं हुआ क्योंकि एक तो करेक्ट है इसमें, और केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये वाला सही है। तो अब ये दोनों भी सही नहीं है क्योंकि दूसरा वाला गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे वर्ष 2014 में यानी जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, जो कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बालिका पंचायत शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। बालिका पंचायत की स्थापना से गुजरात में बालिका शक्ति को बल मिला और यह अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है जहां बाल विवाह प्रचलित है या लड़कियों की शिक्षा में गिरावट आ रही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं करता, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ये भी नहीं करता, सतत विकास समाधान नेटवर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी में, ये हिंदी में, इसने जो है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 जारी की, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, जो देशों की खुशहाली के आधार पर रैंक प्रदान करती है। भारत का प्रदर्शन देखें तो 136 देशों में 125वें स्थान पर है, बहुत ही खराब स्थिति में, जो इसे विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक के रूप में प्रदर्शित करता है। और वर्ष 2022 में 146 देशों में 136वें स्थान पर था। ठीक है, लगातार 2 वर्षों से स्थिति वैसी ही बनी हुई है। 136 में 125वें स्थान पर, 146 में 136वें स्थान पर। रैंप योजना का उद्देश्य है इनमें से क्या? महिलाओं के लिए वित्त प्रोत्साहन प्रदान करना, उच्च शिक्षा में निवेश को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना, या एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदान करना। देखिए, रैंप योजना, इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे बनेंगे एग्जाम में। फुल फॉर्म भी नहीं दिया होगा, ठीक है, वो पहचानना होगा कि उत्तर क्या हो सकता है, किससे रिलेट हो सकता है। तो एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदान करने से है रैंप परियोजना या योजना। तो इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, यानी एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना। ये योजना जो है भारत में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करना। उद्देश्य क्या है इसके? बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारियों को बेहतर करना, और एमएसएमई द्वारा विलंबित भुगतान और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाना।
पॉलिटी का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है वो? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या है? मूल अधिकार हैं आपके। वो मूल अधिकार डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है, 6 पॉइंट्स में। 25 से 28 तक तो धर्म का अधिकार है और 29-30 में है आपके सांस्कृतिक अधिकार। तो बाकी 20 हटा दीजिए, 25 से 28 में तो 25 और 26 दोनों जाएंगे। ये धर्म की स्वतंत्रता है यहाँ पर। यहाँ ए इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 29। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हैं। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार निहित हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 29 एवं 30 भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रावधान उल्लिखित है? यानी कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 44, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और ये देखा जाए तो 36 से 51 तक में आपके राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत हैं। 32 से 35 तक में मूल अधिकार है, 36 से 51 तक में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत है। तो उसी के अंदर आता है ये। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 भारत में वर्णित राज्य के नीति निषेधक तत्वों में से एक है, ठीक है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका अंग्रेजी में प्रियम्बल में निहित है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना। जैव ईंधन के बारे में 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल। देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो कम समय में कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न होता है उसे जैव ईंधन माना जाता है। इनका उपयोग प्रतिस्थापन के लिए किया जा सकता है या परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल या और अनुप्रयोगों के लिए डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अतिरिक्त उपयोग किया जा सकता है इनका। कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो कम समय में कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न होता है उसे जैव ईंधन माना जाता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा वाला भी इसमें करेक्ट है। पूछा क्या है कि सही बता दीजिए, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ से एक कम समयावधि में उत्पन्न होता है जैव ईंधन कहलाता है। कम समयावधि दिन, सप्ताह या महीने की हो सकती है, ठीक है। किसी कार्बनिक पदार्थ यानी जीवित या कभी जीवित रही सामग्री। और जैव ईंधन जो है ठोस, तरल और गैसीय हो सकते हैं। ठोस जैव ईंधन में लकड़ी, शुष्क पादप सामग्री और खाद शामिल है। तरल जैव ईंधन में बायो एथेनॉल और बायोडीजल शामिल है। और गैसीय जैव ईंधन में बायोगैस शामिल है। देखिए, इनका उपयोग डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अलावा परिवहन, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। साथ ही इनका इस्तेमाल विद्युत और ऊष्मा उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः जैविक बनने वाला विश्व का पहला राज्य है? सभी को पता होगा इसका आंसर कौन सा था? सिक्किम था, 2016 में। सिक्किम वर्ष 2016 में पूरी तरह से जैविक बनने वाला न केवल भारत, न केवल एशिया बल्कि विश्व का पहला राज्य है। संपीड़ित बायोगैस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कंप्रेस्ड बायोगैस। पहला कथन है यहाँ पर, कंप्रेस्ड बायोगैस में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के समान, संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड। तो सीबीजी में सीएनजी के समान कैलोरी मान और अन्य गुण हैं, इसलिए इसे हरित नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड बायोगैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के समान हरित नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि समान कैलोरी मान है और गुण भी समान है इनके। पहला स्टेटमेंट तो यह है, समान नहीं होंगे तो गलत हो जाएगा पहला।
देश में बायोमास की प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए यह ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सीएनजी की जगह ले सकता है। ये जो सीबीजी है वो सीएनजी की जगह ले सकता है। दूसरा स्टेटमेंट यही है। तीसरा है कंप्रेस्ड बायोगैस में मीथेन की मात्रा 90% से अधिक है। सीबीजी में मीथेन यानी CH4 की मात्रा 90% से अधिक है। 3 स्टेटमेंट हो गए। अब एक स्टेटमेंट और है, बोल रहा है ये तीनों के तीनों सही हैं। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अपशिष्ट या फिर बायोमास स्रोत जैसे कि कृषि अवशेष हो गए, मवेशियों का गोबर हो गया, गन्ना प्रेस मिट्टी हो गई, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट हो गया, सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट हो गया आदि अवायवीय अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से बायोगैस का उत्पादन करते हैं। वो बायोगैस को हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प को हटाने के लिए शुद्ध किया जाता है और संपीड़ित बायोगैस के रूप में संपीड़ित किया जाता है, जिसमें मीथेन CH4 की मात्रा 90% से अधिक है, इसमें सीबीजी में। कंप्रेस्ड बायोगैस में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के समान कैलोरीमान है, अन्य गुण हैं तथा इसलिए इसे हरित नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो पहला वाला सही हो गया और ऊपर वाले से चौथा वाला सही हो गया। इस प्रकार देश के भीतर बायोमास की प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए यह ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की जगह ले सकता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, डी है इसका आंसर। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना किस वर्ष शुरू की गई? प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना यह है वर्ष 2019 की। किसानों को कृषि के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने हेतु सब्सिडी देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में मार्च 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना शुरू की गई थी। सुरक्षा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। केन बेतवा लिंक परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है, पूछ रहा है। इसमें लाभान्वित हैं 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो उत्तराखंड नहीं है, यही आंसर है। केन बेतवा परियोजना से 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह वर्ष 2019, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 19 में है ना, तो 21 क्यों लिख रखा है? कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को वर्ष 2019 में 24 फरवरी को लॉन्च किया गया था और यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 13वां प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला के फिलीपींस में, तो बी है इसका आंसर। फिलीपींस किसी और में है नहीं, अगर आपको सन नहीं पता तो सन है इसकी 1966 में। तो वर्ष 1966 मनीला के फिलीपींस में इसका मुख्यालय, तो बी है इसका आंसर। हांगकांग नहीं है, चीन नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी, जिसका स्वामित्व 68 देशों के पास है, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत से हैं। यह उच्च गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला तथा सतत एशिया और प्रशांत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। तो बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तराखंड से पहले भारत का एकमात्र राज्य कौन था जहां समान नागरिक संहिता लागू थी? यानी वो आर्टिकल 44 जो ऊपर पढ़ा हमने, जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का हिस्सा है। कॉमन सिविल कोड गोवा में था, गोवा एकमात्र राज्य था, अब उत्तराखंड भी हो गया है, याद रखिएगा दोनों का नाम। उत्तराखंड से पहले भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है
और वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद इसने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बरकरार रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। अब आ जाइए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, भोटिया या रोंगपा समुदाय के 3 उप समूह मोर्चा, तोलछा और जाध निम्नलिखित में से किस राज्य में रहते हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति पे कई बार प्रश्न बने, किस राज्य की जनजाति है, सीधा सीधा पूछा गया प्रश्न, किस राज्य में निवास करती है। अभी इसका थोड़ा डीप करके पूछा है, भोटिया के उप समुदाय इसमें पूछ लिए हैं, तो उत्तराखंड ही है इसका आंसर, हमेशा की तरह सी है इसका आंसर। उत्तराखंड में 7 प्रमुख भोटिया समूह जोहारी, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, मारछा, तोलछा, जांद है। ठीक है, और भोटिया जो है वो चरवाहों की एक व्यावसायिक जाति है, उत्तराखंड में निवास करती है, सी है इसका आंसर। तो 15 प्रश्न थे जीएस के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।